स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन, जो कि आपके बुक का चैप्टर 2 है और हमारा लेक्चर नंबर भी 2 होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, है ना। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं कि, और उसके गुण हम लोग देख लिए थे। माध्यम क्या होता है, कि किस माध्यम में प्रकाश कब मुड़ेगी तो वो किस डायरेक्शन में भागेगी, ये सब देख चुके थे। तो हम आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और प्रकाश के अपवर्तन के नियम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या हम बोले? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक बिंदु एक ही समतल में होते हैं। अब आपतित किरण क्या है, पिछले लेक्चर में बता दिया। आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होता है, ये भी बता चुके। आप अपवर्तित किरण क्या है, ये भी बता चुके। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके आप उसे पहले देख लें, फिर आगे देखें। तो ये हमारा आपतित किरण जो है, ये माध्यम 1 है जिसकी अपवर्तनांक कितनी है, n1 है। ये माध्यम 2 हो जाएगा जिसकी अपवर्तनांक कितनी है, n2 है। और ये हमारा आपतित किरण जो है, आपतित किरण अपवर्तक सतह, ये जो लाइन है ये क्या है, अपवर्तक सतह पर पड़ती है। तो जिस बिंदु पर उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये हमारा क्या होगा, अभिलंब से अपवर्तित, ये जो बाहर की ओर निकली है ये क्या है, अपवर्तित किरण हो जाएगी। अपवर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही समतल में। कहाँ पे है, एक ही समतल में। आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब क्या होता है, साइन। और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूसरा नियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। तो अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। तो साइन आई, आपतन कोण की ज्या मतलब क्या, साइन आई। अपवर्तन कोण की ज्या मतलब क्या, साइन आर। ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण, ये क्या हो गया, आपतन कोण। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है, एक नियतांक, जिसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यह नियतांक सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि n2 1 के बराबर होते हैं, या इसी को म्यू के भी बराबर बोलते हैं। तो आपको कहीं कहीं पे दिखा होगा म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बटे साइन आर भी सही है। तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल्स टू n2 1। n2 1 को क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब n2 1 का मतलब समझते हैं। यदि माध्यम 1, n1 मतलब माध्यम 1 एवं 2 यानी कि माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः क्या हो, n1 और n2 हो, तथा आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण क्या हो, R हो। अभी सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, ये पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो आप उसे वहाँ से एक बार देख लेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। साइन आई बटे साइन आर इक्वल्स टू n2 1 और साइन आई बटे साइन आर क्या बोल रहे थे, n2/n1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर होगा। यह अभिष्ट व्यंजन क्या कहलाता है, स्नेल नियम से सममित रूप कहा जाता है। स्नेल नियम का क्या बोलते हैं, इसको सममित रूप कहा जाता है। तो स्नेल का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं, और इसके नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों नियम आपको टिप पे रहनी चाहिए, मतलब जैसे ही कोई बोला तुरंत बोल देना। अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर इक्वल्स टू नियतांक, तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल्स टू n2 1। और इसके बाद ये प्रोसेस, इतना ना भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ तक तो कम से कम जब भी एग्जाम में आएगा तो यहाँ तक आपको लिखना ही है, तो आपको बेहतर नंबर वहाँ दे पाएगा वो। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। अब इस उपयोग से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे और देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तो जब प्रकाश
की किरण किसी विरल माध्यम यानी प्रकाशता विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से की ओर मुड़ जाती है। कहाँ का? विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जब प्रकाश की किरण प्रकाशता सघन माध्यम से प्रकाशता विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन की सीधी निकल जाती है। आप लोग देखे होंगे कि पीछे हम पढ़े थे, अगर ऊपर विरल मानते हैं नीचे सघन मानते हैं, ऊपर विरल और नीचे सघन, तो क्या करेगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये ऐसे आएगा, ये हमारा अभिलंब, इसको जाना था इसी डायरेक्शन में लेकिन ये इधर की ओर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण जो कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगर ये दूसरा केस देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा आपतित किरण, इसकी डायरेक्शन ये होगी और ये हमारा अभिलंब से दूर जाएगा, मतलब ये इधर की ओर भागना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि सीधा आए, कोई भी सीधा है तो ये क्या होगा? सीधे पार कर जाएगा, बिना मुड़े इधर से उधर चला जाएगा। पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा दिखना, पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा दिखना भी क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना, पानी से भरी गहराई क्या होनी चाहिए? कम प्रतीत होती है। तो ये दोनों हम एक्सपेरिमेंट आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा क्या है? खाली गिलास, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें हम क्या बोले हैं? पानी डालते हैं। ये हमारा क्या हो गया? पानी। हमको ये देखना है सबसे पहला क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है कि पानी की सतह पर छड़ी कैसी दिखती है? मुड़ी दिखती है। कैसी दिखती है? मुड़ी हुई दिखती है। तो छड़ी, एक सेकेंड, स्केल से करते हैं। चलिए, ये हमारा वाटर। ठीक है, अगर आप सामने से भी देख रहे हो तो हम इसमें स्केल डाल रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा, कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप इसको तिरछा देखोगे, तिरछा देखने का मतलब हो गया इधर से देखिए आप, आपको शो हो रहा है कैसा? तिरछा नज़र आ रहा होगा। ये देखिए आप, है ना? तिरछा नज़र आ रहा है। ये देखिए, फिर से डाल रहे हैं, ये सीधा, ये देखिए तिरछा नज़र आ रहा है। ये किसी कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसी कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो इस बात को समझना जरूरी था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्या हम देखे थे? प्रकाश के अपवर्तन में अगर हम सीधी छड़ी को रखें तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण कैसा दिखने लगता है? तिरछा दिखने लगता है। ठीक है, अगर आप गौर से देख रहे हैं तो इसकी पानी की सतह क्या है? अब एक सेकंड और आप देखिए दूसरा एग्जांपल। आपको इसकी गहराई का पता चल रहा होगा कितनी गहराई। ठीक है, अब हम इसमें पानी डालते हैं और देखिएगा इसकी गहराई क्या कम हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए, गहराई में अंतर बताना है। देखिए, अब क्या लग रहा है? थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है आपको? हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, देखिएगा आप। अभी की गहराई देखिए, अभी पूरे नीचे दिख रहा है, थोड़ी देर में यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए,
देखिए डिफरेंस पता चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, डिफरेंस पता चल रहा है, थोड़ा सा जमीन से ऊपर दिख रहा है। ठीक है, एक और, अभी आपको जो इसमें जो लिखावट है, क्या लिखावट है, TREO दिख रहा है, TREO कहाँ पे दिख रहा है, जमीन पे। अभी देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए, अभी तो वहीं के वहीं दिख रहा होगा। अब आपको देखिए, क्या ये, एक सेकंड, यहाँ पे दिख रहा है आपको TREO, TREO यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे पानी डिस्टर्ब हो गई, ये यहाँ पे, क्या ये मतलब क्या कि हमको पानी की जो सतह है, नीचे की सतह हमको कहाँ दिखती है, ऊपर दिख रही है ना। अभी आप देखें तो पानी की गहराई अगर आप सीधी देखें नीचे की ओर है, अगर आप तिरछी देखें तो वही तल, ये जो पीला पीला कलर का है जमा हुआ गिलास में, वो आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें क्या होती है, गहराई कम प्रतीत होता है। क्या होता है, गहराई का कम पता चलता है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी में मछली को पकड़ पाना मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि पानी में मछली दिखती कहीं और है और होती कहीं और है, जिसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। आपके सामने एक गिलास रखें, खाली गिलास, इसमें हम एक सिक्का डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, एक सिक्का डाल रहे हैं, ये कॉइन, इसको हमें इसमें डाल दिया। आपको कॉइन दिख रहा है, कॉइन दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए, अब आपको कॉइन दिखना बंद हो गया, बंद हो गया, दिख रहा है क्या? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अब कॉइन दिखना क्या हो गया, बंद हो गया। कॉइन दिख रहा है आपको, ये देखिए, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्या, अभी नहीं दिख रहा। अब देखिएगा, क्या आपको कॉइन दिखा? आपको कॉइन दिखने लगा। क्या हो गया, कॉइन हमें क्या होती है, दिखने लगी। इसका क्या कारण है कि पानी की सतह क्या होती है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण हमें क्या होती है, उसका जो रियल इमेज है, रियल में अगर बात करें, अगर आपको हम सामने अगर ले जाएं, गिलास को अगर हम सामने ले आए तो कॉइन की गहराई पता चल रही है, और वही आपको हम तिरछी करके दिखाएं, ये तिरछी हो गई, ये डिस्टेंस। अभी एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये आपको कॉइन दिख रही है, दिख रही है, कॉइन दिख रही है। चलिए देखिए ठीक से, कॉइन दिख रही है। अब नहीं दिख रही है, अब नहीं दिख रही है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। अब कॉइन दिख रही है क्या, चमक रही है थोड़ी सी गिलास, कॉइन दिख रही है आपको, गौर से देखिए। कॉइन हमें क्या हो रही है, दिख नहीं है। मतलब क्या, इसकी जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमें क्या होती है, नजर आने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ दैनिक उपयोग। तो हम उससे रिलेटेड जितने भी दैनिक उपयोग थे उसके बारे में समझे। क्या हम देखे पहला एग्जाम्पल में कि पानी की सतह पर छड़ी कैसी दिखने लगी थी, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि जिस डायरेक्शन में दिखना चाहिए उस डायरेक्शन में ना दिख के दूसरे डायरेक्शन में दिखता है। क्यों? क्योंकि पानी एक दूसरा माध्यम है। पानी क्या है, दूसरा माध्यम, और हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, दूसरा माध्यम। मतलब पानी जो हमारे पास स्केल था वो पहले कहाँ था, हवा में। पहले कहाँ था, हवा में। हवा के बाद जो है उसको हम किस में डाले, पानी में। यानी कि पानी में जैसे ही गया तो उसका माध्यम बदल गया। माध्यम बदल गया मतलब क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया। अब पानी क्या है, सघन माध्यम, और हवा क्या है, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो किधर मुड़ गई होगी, अभिलंब की ओर आई होगी। अभिलंब की ओर आने के कारण क्या होता है, वो मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे, प्रिज्म। अब बात आती है, नई टॉपिक क्या है, प्रिज्म।
कहता है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के से घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या बोलते हैं? प्रिज्म। ये इस तरह से घिरा रहता है, ये इस तरह से घिरा हुआ रहता है, दो सतह इस तरह से घिरा हुआ रहता है। समतल पृष्ठ को घिरे क्षेत्र किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। जिस तरह से प्रकाश किरण आवागमन करती है जिस सतह से, मानते हैं ये हमारा दो सतह, एक सतह ये, एक सतह ये, है ना। अगर इधर से लाइट आई तो ये इससे टर्न होकर इधर से निकल के इधर की हो जाएगी। मतलब जितने भी सतह से वो निकलेगी, क्या? लाइट। जितने भी सतह से अगर लाइट निकलेगी वो उसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म का अपवर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ए है, ए बी डैश और ए डैश, ए डैश। ठीक है, बी डैश ए डैश। उसी तरह इधर ए सी डैश ए डैश। ये दोनों सतह क्या हो जाएगा? प्रिज्म का सतह हो जाएगा। ये सतह जिस सरल रेखा यानी कि ए डैश, ये दिख रहा है, ए डैश पर मिलती है उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। ये दोनों जो रेखा जहाँ पे मिलती है, यहीं पे मिल रही है ना, और कोई पॉइंट पे नहीं मिल रही है, ये दोनों सतह, तो उसे बोलते हैं अपवर्तक कोण। अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। इसे ए से सूचित करते हैं, यानी कि प्रिज्म कोण कैसे कहते हैं? इसके बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण बोलते हैं। प्रिज्म का कोण बोलते हैं। अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ बी सी डैश बी डैश, अपवर्तक सतह के सामने वाला पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिज्म का आधार कहते हैं। किसी चीज़ पे तो प्रिज्म ये टिका के रखेंगे ना, जैसे मानते हैं ये हमारा है, इसी पे हमको इस तरह से प्रिज्म रखें तो रखे, ये दो क्या हो जाएगा? सतह हो जाएगा, और नीचे ये हमारा क्या होगा? ये इस तरह से आधार बन जाएगा। अपवर्तक कोण के सामने पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म काट को प्रिज्म का मुख्य काट कहते हैं। ए बी सी, ये जैसा ऊपर में शेप है वैसा ही नीचे शेप दिया जाता है, उसी क्या बोलते हैं? मुख्य काट कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। ये जो प्रिज्म कोण है कितना होता है? 60 डिग्री, क्योंकि इसके काट समबाहु त्रिभुज होती है। समबाहु त्रिभुज के होने के कारण क्या होती है? इसके एंगल कितने बनते हैं? 60 डिग्री। किसके? प्रिज्म के काट के। अब क्या है? प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप गौर से समझिएगा। ये हम क्या बनाए? जनरली नीचे बेस ना देके सीधे एक प्रिज्म के ड्रॉ किए हैं। अब इसमें क्या किए हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा? अपवर्तक सतह। ए सी कितना हो जाएगा? अपवर्तक सतह। बी सी क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, ए बी क्या होगा? अपवर्तक सतह। बी सी क्या, ए सी क्या होगा? अपवर्तक सतह। अब आपतित किरण आई, ठीक है। अब यहाँ पर मानते हैं क्या है? माध्यम एक वायु, क्या है? वायु। और ये क्या हो जाएगा? कांच। क्या हो जाएगा? प्रिज्म किस चीज़ का होगा? कांच। फिर क्या हो जाएगा? वायु। अब समझिएगा, विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। विरल माध्यम से प्रकाश आएगी, सघन माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से आएगी तो विरल माध्यम में जाएगी। फिर से विरल माध्यम से प्रकाश आएगी, सघन माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से आएगी तो विरल माध्यम में जाएगी। अब समझिएगा, ये हमारे पास एक आधार है और ये हमारा क्या होगा? इस पर 90 डिग्री एंगल, इस तरह से 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर ये आधार को हम ऐसे घुमाए तो साथ में 90 डिग्री भी घूम रहा है, ये घूम रहा है। ठीक है, अगर कोई लाइन ऐसे है तो उस पर 90 डिग्री ऐसे होगा। इस बात को समझना, ये हमारा 90 डिग्री पे है। अगर हम इसको ऐसे घुमाए, है ना, अगर आधार ऐसे है तो इस पर 90 डिग्री ऐसे आएगा, अगर आधार ऐसे है तो 90 डिग्री ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा NO होगा, NO क्या होगा? अभिलंब होगा। OM क्या होगा? अभिलंब होगा। ठीक है, और ये जो प्रकाश की आपतित किरण आ रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। जैसे ही वायु से कांच में गया, कहाँ से? वायु से कांच में गया, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पढ़े ना?
अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये तो अभिलंब इधर है, तो ये इधर ना जाके क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गई और सीधे चलना शुरू हो गए। अब फिर क्या है, कांच से वायु, कांच से वायु में, कांच क्या है हमारा सघन माध्यम, कांच क्या है सघन माध्यम, वायु क्या है विरल माध्यम। अब कहा जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में, कहाँ जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो अभिलंब से दूर भागेगी। तो ये हमारा अभिलंब है। अगर अभिलंब की ओर नजदीक जाता तो इधर भागता है, लेकिन अभिलंब से दूर भाग रहे मतलब आधार की ओर भागेगी। ठीक है, तो ये जो किरण आ रही है क्या होगा, आपतित किरण, ये हमारा क्या होगा अपवर्तित किरण, और ये क्या होगा निर्गत किरण। अब दूसरा केस कहें अगर, ठीक है बात समझ में आ रहा। अब ये जो बना, ये जो हमारा आपतित किरण और ये हमारा निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसी को डिस्क्राइब करके हम बताए हैं नीचे, उसको समझिएगा। किरण पीई, किरण पीई, किरण पीई आपतित किरण ईएफ, अपवर्तित किरण क्यूएफ, निर्गत किरण। ठीक है, किरण पीई को दो स्थानों पर अपवर्तन होता है ना। किरण पी का कितने जगह पर अपवर्तन होता है, एक तो ये हो जाएगा, यहाँ से गया ये हो गया अपवर्तन। इस केस में यहाँ से भी तो अपवर्तन हुआ ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया तो निर्गत किरण नाम दिया गया, लेकिन हुआ तो इसका अपवर्तन, यानी कि एक ही प्रकाश का दो बार अपवर्तन हुआ। ठीक है, पहला अपवर्तन सतह ए बी पर के बिंदु ई पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जहां किरण अभिलंब ई ओ को ओर मुड़ती है, पीछे भी बता चुके हैं। तथा दूसरा अपवर्तन एसी पर के बिंदु एफ पर सघन माध्यम यानी कि कांच से विरल माध्यम वायु में, जहां किरण अभिलंब एफएम की ओर मिलती है। किधर मिलती है, एफएम से दूर भागती है, क्या होती है दूर हटती है। अर्थात प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ते हुए प्रिज्म से एफक्यू दिशा में निर्गत होती है, एफक्यू दिशा में क्या होगी, निर्गत होगी। अब आपतित किरण पीईटी ये हमारा हो गया आपतित किरण, तथा निर्गत किरण डीएफक्यू के बीच बने कोण टीडीएफ, ये बीच में कोण बना, टीडीएफ को विचलन कोण कहते हैं, जिसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। इसे डेल्टा से सूचित करते, किससे सूचित करते, डेल्टा से सूचित करते। विचलन कोण प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है। पीछे हम लोग पढ़े थे, प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है विचलन कोण। प्रिज्म का अपवर्तन कोण जितना अधिक होगा, विचलन कोण भी उतना ही होता है। ये हमारा यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, अपवर्तक कोण, या फिर जिसको प्रिज्म कोण कहते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर इस एंगल को हम इंक्रीज कर दें, क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, और फिर बताते हैं, ये हमारा पहले से बना हुआ ये एंगल, ठीक है। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे, जो आपतित किरण होगी वो भी क्या होगी, पीछे की ओर रहेगी, ये क्या होगा, बढ़ गया। मतलब क्या है कि उसके प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर क्या होगा, विचलन कोण भी अधिक हो जाएगा। ये सारी बातें जो थी हमारा क्या था, प्रिज्म से रिलेटेड। आप अच्छे से इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ समझ गए तो आगे जो टॉपिक शुरू होने वाला है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्या, लेंस, एक और अच्छे टॉपिक। लेंस किसे कहते हैं, क्या है लेंस, तो यूज आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं। जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कैमरा है उसमें भी लेंस लगा हुआ है, जो हमारे आँखें हैं उसके अंदर भी लेंस लगा हुआ है ना। तो बिना लेंस का कोई भी चीज़ जो हमारा आज के जीवन में बहुत ही मुश्किल है। तो लेंस है क्या, लेंस क्या, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, उसे लेंस कहते हैं या फिर लेंस कहलाता है। और लेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताल। लेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ताल रहेगा, ये इस तरह से जो है, एक ये सतह एक ये सतह मान लेते हैं, ये कांच का सतह ये भी कांच का सतह, दोनों इस तरह से एडजस्ट है, एक दूसरे से मिलके बना हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार, लेंस के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस,
अवतल लेंस जिसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, क्या बोलते हैं उत्तल लेंस को? कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग, उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है तथा अवतल लेंस में मध्य का भाग अपेक्षाकृत किनारे के भाग का अधिक मोटा होता है। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो ये हमारा किनारा का भाग है ना। अब देखिए किनारे का भाग क्या होता है? अपेक्षाकृत बीच वाले भाग से पतला होता है, यानी कि बीच वाला भाग मोटा होता है। अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो ये देखिए किनारे का भाग क्या है? मोटा है कि नहीं, और बीच वाला भाग क्या है? पतला है। तो दोनों प्रकार के लेंस के तीन तीन रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? तीन तीन रूप होते हैं। तो सबसे पहले उत्तल लेंस के विभिन्न रूप देखेंगे। क्या? उभयतल, उभयोतल, उभयोतल, उभयोतल यानी कि बाय कॉन्वेक्स, बाय मतलब दो, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, बाय मतलब दो, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, बाय मतलब दो, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, यानी कि दो उत्तल से मिलकर उभयोत्तल बनता है, यानी कि जिसके दोनों तल क्या हो? उत्तल हो, उभयोत्तल लेंस कहलाता है। समतलोत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स, समतलो उत्तल, समतलो उत्तल यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल क्या हो? उत्तल हो, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल क्या हो? उत्तल हो, उसको क्या बोलते हैं? समतलोत्तल। ये हमारा समतल हो गया, ये क्या होगा? उत्तल, समतलोत्तल। अवतलोत्तल, नाम से सुना, अवतल जोड़ उत्तल। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो अवतल जोड़ उत्तल, यानी कि एक अवतल होगा एक उत्तल होगा, उसको कॉन्केवो कॉन्वेक्स, जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो, अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है। सेम उसमें भी होता है। और हम बात करें अब क्या है? अवतल लेंस के विभिन्न रूप। क्या है? अवतल लेंस के विभिन्न रूप क्या है? उपतल, उभया अवतल, उभय अवतल। क्या है? उभय अवतल मतलब बाय कॉन्वेक्स, बाय मतलब क्या बोले थे? दो, कॉन्केव, बाय कॉन्केव मतलब दो अवतल। तो जिसके दोनों तल क्या हो? अवतल हो, उसको क्या बोलते हैं? उभय अवतल, दोनों तल उभय अवतल। समतलावत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक क्या होगा? समतल होगा, एक क्या होगा? अवतल होगा। क्या बोलते हैं? समतलावत्तल। उत्तलावत्तल, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव, उत्तल जोड़ अवतल, उत्तल जोड़ अवतल, जिसका एक तल अवतल, एक तल उत्तल, एक तल उत्तल, एक तल अवतल, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा? कॉन्केव, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव। नोट, लेंस की वृत्तीय परिधि यानी कि पेरिफेरी के व्यास उसका द्वारक यानी कि एपरेचर होता है। लेंस की परिधि, ये देखिए ये हमारा लेंस की क्या हो जाएगी? ये पूरे परिधि हो गई, ये हो गया ना परिधि, इसका व्यास ये हो गया है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपरेचर बोलते हैं या फिर द्वारक बोलते हैं। पूरी लाइन को क्या बोलते हैं? व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। अब लेंस में कुछ वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष, ये दोनों बातें समझना जरूरी है लेंस के केस में। तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह को केंद्र, सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जो गोलीय सतह से बनी रहती है उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी लेंस का मुख्य अक्ष, किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। अगर उसके मुख्य अक्ष की बात करें तो जो उसके गोलीय सतह है उसके एक दूसरे को, जैसे हम वृत्त का व्यास बोलते हैं, उसी तरह इसका जो मेन सतह है उसको मिलाने वाले को क्या बोलते हैं? हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसमें है ये जो डॉटेड लाइन, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। अब हम देखते हैं उभयोत्तल हो, समतलोत्तल हो, अवतलोत्तल हो किस तरह से बनाते हैं। ये हमारा गोलीय सतह है, उसमें दो सतह को एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, इस तरह से ओवरलैप करके दोनों को क्या करते हैं? काटते हैं। दोनों को क्या करते हैं? काटते हैं। अगर एक ये है और एक इसी में एडजस्ट कर दिया, अगर हम इस तरह से एडजस्ट कर दिए तो आपको दिख रहा होगा है ना, ये जो बीच वाला भाग है वो उस तरह से बन जाएगा। अगर ये इसमें भी चिपक गया, इसमें भी, तो इस तरह का भाग क्या होगा? ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या होगा? उभयोत्तल। और समतलोत्तल में क्या होगा? एक उसी को बीच से इस तरह से काट दिया तो समतलोत्तल बन गया। अवतलोत्तल में क्या होगा? एक तो ये है, इसी के अंडरसेक्ट में देख के इसको
जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवतलोत्तल। क्या हो जाएगा, अवतलोत्तल। अब अगर हम बात करें उभयतल के, उभयतल में भी वही बात होगी, दो गोलीय सतह को लेके बीच से इस तरह से और कुछ ऐड करके उसको निकाल दिया जाता है। इस तरह से हम इसका कर। अब हम बात करेंगे प्रकाश केंद्र। किसकी बात करेंगे, प्रकाश केंद्र। बहुत ही ज़रूरी है, ये छोटी छोटी बातें हैं समझने के लिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना हो और आगे जो डेरिवेशंस आएगी वहाँ पे दिक्कत नहीं हो। यही छोटी छोटी बातें। किसी पतले लेंस का, किस चीज़ का, किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। ये देखिए, है ना, ये सीधा निकल जाएगी, सीधा निकल जाती है। पतला लेंस में, अगर मोटा लेंस में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ के विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। लेकिन अगर वही पतला लेंस होगा तो सीधे क्या होगा, निकल जाएगा, पतली गली से निकल गया, प्रकाश केंद्र होगा। ठीक है। लेंसों की क्रिया, तो लेंस का किस तरह से काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर लिए, एक आयताकार सिल्ली पे दो प्रिज्म रख दिए, एक आयताकार सिल्ली पे दो प्रिज्म रख दिए और एक समांतर किरण पुंज को यहाँ से पास किए। पास करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो किरण पुंज है सब एक पॉइंट पे जाके क्या हो रहे, एकत्रित हो रहे। क्या हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे। अब एकत्रित को एकत्रित ना बोल के क्या बोलेंगे, अपसरित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अपसरित हो रहे। क्या हो रहे हैं, अपसरित हो रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम ये मान के चले कि हमारा जो लेंस है वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े से बन के, छोटे छोटे प्रिज्म के टुकड़े से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, किरण पुंज को पास करवाए और हम देखें कि एक पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, सब मिल रहा है। अब जिस पॉइंट पे ये मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस लेंस का फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस लेंस का फोकस बोलते हैं। ठीक है। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है, एक उत्तल लेंस को हम कई प्रिज्मों के टुकड़ों का समूह मान सकते हैं। प्रिज्मों के आधार मुख्य अक्ष की ओर है और उनके अपवर्तक कोण क्या होते हैं, घटते जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म का आधार कैसे है, आयताकार सिल्ली की ओर है और नीचे बढ़ते जाते हैं और ये क्या हो रहा है, साइज घटते जाते हैं। घटते क्रम में करते कोण क्या होते हैं, घटते जाते हैं। जब समांतर किरण पुंज इनसे होकर गुजरती है तो सबसे किनारे वाले प्रिज्म से होकर जाने वाले किरण का विचलन कोण क्या होता है, सबसे अधिक होगा। और जो प्रिज्म मुख्य अक्ष के जितने निकट होगा उसमें किरण का विचलन उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे जो बीच में होगा वहाँ पे मुख्य अक्ष होगा। मुख्य अक्ष के जैसे जैसे नज़दीक जाएगा वैसे वैसे उसका विचलन कोण क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वो पहुंच जाएगा मुख्य अक्ष पे, तो मुख्य अक्ष के जितने निकट होगा उसमें विचलन कोण उतना ही कम होगा। अंत में मुख्य अक्ष का विचलन कोण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के यहाँ से के बाद अपवर्तित, यहाँ के बाद अपवर्तित, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर क्या होती है, अभिसारित होती है। क्या होती है, अभिसारित मतलब कन्वर्ज होना, कहीं से आना एक जगह जमा होना। मानते ये इधर से आ रहा है, आ रहा है, ऐसे जमा हो गया, क्या हो रहा है, अभिसारित होना यानी कन्वर्ज होती है। इस बिंदु को उत्तल लेंस का क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। अब बात आती है किसकी, अवतल लेंस की। किसकी बात आती है, अवतल लेंस की। अवतल लेंस में भी वही कहानी, हम एक सिल्ली रख दे और उल्टा करके अवतल लेंस को वहाँ पे सेट कर दिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु एफ पर क्या होती है, अपसारित होती है। अपसारित मतलब फैलना यानी डाइवर्ज होना, अपसारित होती है। इस बिंदु एफ को अवतल लेंस का क्या होते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये हमारे पॉइंट, बाकी सब उत्तल लेंस के क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष का फोकस कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते। तो इसका जवाब क्या है कि जब प्रकाश की किरण पुंज उत्तल लेंस से होकर गुजरती है, उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, किसके बाद, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर क्या हो जाती है, अपसारित हो जाती है, कन्वर्ज यानी कि एकत्रित हो जाती है।
जिसके कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो बहुत सारे किरण पुंज आ गया, एक पॉइंट पे जाकर जमा हो गए। ये हमारा लेंस कौन सा? उत्तल लेंस। और यहाँ पर अभिसारित हो गया मतलब जमा हो गया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। वही जब प्रकाश की किरण पुंज अवतल लेंस से होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरण पुंज अपसारित हो जाती है, मतलब वहां से फैल जाती है, जिसके कारण उसे अपसारी लेंस कहते हैं। ये देखिए, ये इधर फैल गया, इधर फैल गया, इधर फैल गया, तो उसको हम प्रतीत होते हैं कि ये जो सारी लाइनें वो कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। फोकस एवं फोकस दूरी, फोकस एवं फोकस दूरी, इसको समझना। पहले डेफिनेशन है फिर डायग्राम है। लेंस के प्रकाश केंद्र, लेंस के प्रकाश केंद्र हम आपको बताएं ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ये होगा। केंद्र O से प्रथम मुख्य फोकस F1 से दूरी को लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस निश्चित बिंदु F1 से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु F1 को उत्तल लेंस का क्या कहते हैं? प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। इस डेफिनेशन को बार बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब यदि प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस, यदि प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो, कौन से अक्ष के? प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो, तो वे लेंस से अपवर्तित होकर, किससे अपवर्तित होकर? लेंस से अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष पर, किस पर? प्रधान अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर स्थित, लेंस के दूसरी ओर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है, एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। इस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहा जाता है। क्या है नहीं है आगे हम समझेंगे, पहले डेफिनेशन समझते हैं। किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु F1 की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, उस बिंदु F1 को अवतल लेंस का क्या कहते हैं? प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अब आगे, यदि प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, तो अपवर्तित किरणें जिस निश्चित बिंदु F2 से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। अब इससे बात करो, ये जो हमारा पहला फोकस है इसको बोलते हैं F1। यहाँ से प्रकाश किरणें निकली और सारे दिशा में फैल गई, तो ये F1 और यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी। सेम कहानी यहाँ पर अवतल लेंस में। अब दूसरी फोकस क्या होती है कि अवतल लेंस में समांतर रेखाएं आ रही है, समांतर किरण पुंज आ रही है, और अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगी उसको F2 बोलेंगे। अपवर्तन के बाद क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। और उस F2 और बीच में प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। सेम कहानी यहाँ पे, इसमें यहाँ पे F1 पे मिल रही थी, लेकिन F2 पे जो मिलती है, F2 से प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। अब एक बार और आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए, लेंस के द्वितीय फोकस यानी F2 को ही फोकस F और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को ही फोकस दूरी F कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फोकस द्वितीय फोकस को ही फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को F कहा जाता है। फोकस क्या होता है? अब शॉर्ट में, लेंस के मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद अभिसरित हो जाती है, यानी कि उत्तल लेंस में, या अपसरित हो जाती है। किसमें? अवतल लेंस में होती है या प्रतीत होती है, फोकस कहलाती है। ये देखिए, किरण पुंज, समांतर किरण पुंज एक जगह अपसरित हो रही है ना, अभिसारित हो रही है, तो अभिसारित हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अपसरित हो रही है तो फोकस बोलते हैं। प्रतीत हो रही है, जा उधर है लेकिन हो रहा है, लग रहा है कि इधर से जा रही है। लेंस के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस की दूरी को उस लेंस का फोकस दूरी कहते हैं। अब नोट पॉइंट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, फोकस दूरी मतलब F धनात्मक उत्तल लेंस में, एंड अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों होती है हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। एक पतले लेंस के लिए प्रकाश केंद्र से F1 तथा F2 की दूरियों के मान अर्थात F1 तथा F2 के मान समान होते हैं यदि
उसके दोनों ओर एक ही माध्यम हो, जैसे कि दोनों तरफ हवा है तो दोनों को समान मान सकते हैं। फोकस केंद्र, प्रकाश केंद्र से F1 तथा F2 की दूरी को। किसी लेंस की फोकस दूरी उसके सतह की वक्रता पर निर्भर करती है। फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है? उसके सतह के वक्रता पर निर्भर करती है। सतहों की वक्रता जितनी अधिक होगी, सतहों की वक्रता जितनी अधिक होगी अर्थात लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आगे लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसको जरूर देखिएगा। आप पहला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो और बेहतर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।